भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश के आह्वान पर आज इस पत्रकार वार्ता में सम्मिलित हुए सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका आभार और अभिनंदन ज्ञापित करता हूं। मित्रों, राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कल 2030 का एक विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। इस डॉक्यूमेंट के जारी होने के साथ ही राजस्थान के 7 करोड़ लोगों के मन में स्वाभाविक रूप से एक प्रश्न कौंधता है कि पिछले 25 साल में राजस्थान की जनता ने 46 साल की उम्र से लेकर के 71 साल की उम्र तक 15 वर्ष तक जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर प्रदान किया, जिस व्यक्ति को 3 टर्म तक मुख्यमंत्री के नाते काम करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला, जिस व्यक्ति को 180 महीने तक राजस्थान का नेतृत्व करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला, उसे 177वें महीने बीत जाने के बाद में, यानी अंतिम 5वें साल के आखिरी 3 महीने जब शेष रह गए, तब राजस्थान के लिए कोई विजन उनको कहीं दिखाई दिया गया। उनकी इस घोषणा, उन्होंने जब ये उद्घोष किया था कि हम राजस्थान के लिए विजन 2030 ऐसा बनाएंगे, तब मैंने उनसे प्रश्न करते हुए कहा था कि नकल तो करें, लेकिन उसमें कम से कम अकल का इस्तेमाल तो करें। 2030 का क्या रेलेवेंस है? यदि 2030 तक आपको राजस्थान को किसी तरह से विकसित करने का लक्ष्य था, तो आपने 2018 में सत्ता में आने के साथ उस पर काम करना प्रारंभ क्यों नहीं किया था? ये जानते हुए कि जनता निश्चित रूप से गहलोत सरकार को उखाड़कर फेंकने का मानस बना चुकी, पिछले 4.5 साल में सरकार पूर्णतया जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप डिलीवर करने में असफल हुई, और उस विफलता से ध्यान भटकाने के लिए पहले अशोक गहलोत सरकार ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए विभिन्न योजनाओं का सहारा लेने की कोशिश की थी, लेकिन वो प्रयास भी विफल हुआ। ऐसी लोक लुभावनी योजनाएं जिन्हें बिना किसी आधार के घोषित किया गया था, वो सब धरातल पर फ्लॉप शो साबित हुई। उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार राजस्थान के जन जन के सामने उद्घाटित होने के बाद अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए एक और विफल प्रयास माननीय गहलोत साहब की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल किया है। राजस्थान की जनता का ध्यान भटकाने के लिए, जिस व्यक्ति पर राजस्थान में पिछले 5 साल तक राजस्थान को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी थी, राजस्थान के डिफरेंट सेक्टर्स को ग्रो करने की जिम्मेदारी थी, चाहे वो राजस्थान का व्यापार व्यवसाय हो, राजस्थान का आर्थिक परिदृश्य हो, राजस्थान की खनिज संपदाओं के दोहन को लेकर के राजस्थान को आगे बढ़ाने का हो, राजस्थान की बौद्धिक संपदा को विकसित करने का हो, राजस्थान में रोजगार के नए अवसर सृजित करने का हो, राजस्थान में इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का हो, राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में विकास करने का हो, राजस्थान में नए रोजगार के अवसर सृजित करने का हो, राजस्थान के चिकित्सा तंत्र को और अधिक सुदृढ़ करने का ऐसा अवसर हो। इन सारे विषयों को एक साथ एड्रेस करते हुए काम करने का जो अवसर मिला था, उसमें पूर्ण रूप से विफल रहने के बाद अब राजस्थान की सरकार ने इन सारे सेक्टर से सुझाव आमंत्रित करने का प्रयास किया। मैं आज उसमें नहीं जाना चाहता कि किस तरह से सुझावों को आमंत्रित किया गया। मैं आप सब पत्रकार मित्रों के विवेक पर और पत्रकारिता के अनुसंधान की स्किल पर चाहता हूं कि एक बार खोज करके देखिएगा कि ये जो 3.5 करोड़
सुझावों की चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण के दौरान की है, और वो जो आलेख 2030 का प्रस्तुत किया उसमें भी की गई, वो कितना रियलिस्टिक है, किस तरह से बढ़ा चढ़ा करके उसमें आंकड़ों को पेश किया गया है। मैं आज उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ इतनी चर्चा करना चाहता हूँ कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अशोक गहलोत सरकार ने ये एक शगुफा छोड़ा, और उस शगुफा के माध्यम से कुछ लोगों से चर्चाएं करके, और क्योंकि सरकार पूरी तरह से ब्यूरोक्रेसी डिपेंडेंट सरकार है, ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा दिए गए आंकड़ों के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों से जबरन कुछ डेटा इकट्ठा करके और उसके आधार पर ये विजन डॉक्यूमेंट बनाने का अपनी सरकार के 90% से अपनी सरकार द्वारा घोषित योजनाओं, अपने ही सरकार के विजन डॉक्यूमेंट जो इन्होंने संकल्प पत्र के नाम पर 2018 के चुनाव के समय प्रस्तुत किया था, उसके फेलियर को अब एक नए कलेवर में प्रस्तुत करने का काम इन्होंने इसके माध्यम से किया है। ये कांग्रेस पार्टी का जो डॉक्यूमेंट कल प्रस्तुत हुआ, ये कांग्रेस पार्टी का डॉक्यूमेंट है, राजस्थान सरकार का डॉक्यूमेंट है, या अशोक गहलोत सरकार साहब का व्यक्तिगत विजन डॉक्यूमेंट? क्योंकि गहलोत साहब का व्यक्तिगत विजन तो मुझे लगता है कि अब राजस्थान के 7 करोड़ लोग पहचान गए, और निश्चित रूप से इस समय में राजस्थान के लोगों के मन में एक स्वाभाविक प्रश्न भी आता है कि जिन बड़ी बड़ी योजनाओं की चर्चा की गई, जिन घोषणाओं की बात की गई, जिन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के वादे राजस्थान की सरकार ने पिछले 5 साल के इस कालखंड में 2 महीने शेष हैं उस समय में किए गए, तो उनमें से कितने वास्तविकता में धरातल पर उतरे और कितने सिर्फ कागज पर ही अभी जो है ट्रेवल कर रहे हैं? ऐसे अनेक प्रश्न राजस्थान के लोगों के मन में इस दृष्टिकोण से उठते हैं। राजस्थान की सरकार ने उस घोषणा, उस विजन डॉक्यूमेंट में अपनी आत्मश्लाघा, अपनी आत्म प्रसन्नता, आत्ममुग्धता करते हुए, जो कि अब अशोक गहलोत साहब के स्वभाव का हिस्सा बन गया, अपने सारे फेलियर्स पर अपने आप को शाबाशी देते हुए ही हमेशा वो दिखाई देते हैं, और आत्ममुग्धता के भाव से ग्रसित रह करके राजस्थान की जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं, चाहे वो कोरोना की आपदा के अवसर पर हो या आर्थिक दृष्टिकोण से कुप्रबंधन के चलते हुए राजस्थान को कर्ज के बोझ में धकेलने का विषय हो। उसके उलट हकीकत से बाहर जाकर के जो राजस्थान आर्थिक दृष्टि से आज देश के जीडीपी की दृष्टि से, पर कैपिटा जीडीपी की दृष्टि से जो राजस्थान आज पहले 10 पायदान पर भी कहीं नहीं है, उस राजस्थान को टॉप स्टेट बताने का काम उन्होंने किया। मैं तो किसी भी, आप सब लोग जो है जानते हैं, आप सब लोग इंटरनेट पे एक्सेस करके देखिए, किसी भी एक पैरामीटर पर राजस्थान पहले नंबर पर नहीं है, और राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी ने झूठ का पुलंदा पहली पंक्ति के साथ में घोषित किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने झूठे आंकड़े देकर के और 2030 का एक लक्ष्य, एक हवा महल खड़ा करने, एक ताश का पत्तों का महल खड़ा करने की कोशिश इसके द्वारा की है। पिछले 5 साल में जो विफलताएं रही है, मैं ये मानता हूं कि पहले गहलोत सरकार को उसके बारे में प्रत्युत्तर देने के बाद में इस तरह का कोई रोड मैप, एक विजन डॉक्यूमेंट राजस्थान की जनता के सामने रखना चाहिए। 15 साल राजस्थान का मुख्यमंत्री होने के नाते हर 5वें साल के अंत में जिस तरह राजस्थान की जनता ने उनके द्वारा घोषित वादों, उनके द्वारा किए गए वादों, उनके द्वारा की गई घोषणा धरातल पर न उतरने के बाद जिस बुरी तरह से पराजित करके उन्होंने 87 कुर्सी से खींच करके नीचे गिराया, चाहे वो 2008 का चुनाव हो, 2003 का चुनाव हो, 2013 का चुनाव हो या 2023 का चुनाव, इन दोनों चुनावों के समय में जिस तरह से उठा करके गिराया, ठीक उसी तरह की तैयारी एक बार फिर जनता ने कर लिया, और इस भ्रमजाल में, इस मायाजाल में अब की बार राजस्थान की जनता नहीं आने वाली। इस डिवीजन डॉक्यूमेंट के द्वारा शिक्षा, एग्रीकल्चर, औद्योगिक प्रगति, पेयजल, प्रशासनिक सुधार, ग्रामीण विकास, इन सब विषयों में राजस्थान ने किया है। पेयजल, क्योंकि मेरे ही विभाग से संबंधित प्रश्न है, इसलिए मैं वहीं से इसका प्रारंभ करना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह संकल्पना देश के सामने व्यक्त की थी कि हम 2024 तक देश के प्रत्येक घर तक पीने का पानी पहुंचाएंगे। 19 करोड़ 40 लाख घरों तक पीने का पानी पहुंचाने का लक्ष्य, नल के माध्यम से जल पहुंचे, गुणवत्ता युक्त जल पहुंचे, नियमित जल पहुंचे, इसका उद्घोष लाल किले प्राचीर से किया था। जब कार्य प्रारंभ किया था तब मात्र 16% घरों तक पानी पहुंचता था, 3 करोड़ 23 लाख घरों तक, ऐसा राज्यों ने रिपोर्ट किया था।
वहाँ से लेकर के कोरोना की आपदा के बावजूद भी आज मैं गर्व के साथ में कह सकता हूँ कि आज जो आंकड़ा 3,23,00,000 का था, वो आंकड़ा आज 13.5 करोड़ को पार कर चुका है। 10 करोड़ से ज़्यादा परिवारों तक पीने का पानी पहुँचाने में सफलता हमने प्राप्त की है। 10 करोड़ से ज़्यादा माताओं बहनों के सर से मटके का बोझ उतारने का पुण्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने अर्जित किया है। जो 16% तक घरों तक पानी पहुंचता था, वो आज 67% तक पहुंचाने में हमने कामयाबी प्राप्त की। लेकिन अगर राजस्थान के दृष्टिकोण से देखो, जिसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी पीठ ठोक करके प्रशंसा करते हुए दिखाई देते हैं, राजस्थान को जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा सर्वाधिक बजटरी एलोकेशन किए जाने के बावजूद भी 30,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के संसाधन उपलब्ध कराए जाने के बावजूद भी राजस्थान सरकार अपने हिस्से की धनराशि न जमा करने के कारण से आज उस बजट को अवेल करने में पूर्णतया विफल रही है। जहां भारत में अगर संपूर्ण भारत के परिदृश्य में मैं देखूं तो तेलंगाना ने 100% जो घरों तक कनेक्ट किया है, गुजरात ने 100% के आंकड़े को छुआ है, गोवा ने 100% के आंकड़े को छुआ है, बिहार ने 100% के आंकड़े को छुआ है, और इसके अतिरिक्त जो है पंजाब ने 100% के आंकड़े को छुआ है, हिमाचल प्रदेश ने 100% के आंकड़े को छुआ है, पुडुचेरी ने 100% के आंकड़े को छुआ है, और इसके अतिरिक्त दादरा नगर हवेली, दमन दीप, लक्षद्वीप, इन सब केंद्र शासित प्रदेशों ने भी 100% के लक्ष्य को छुआ। जबकि दुर्भाग्य से राजस्थान जब प्रारंभ किया था तब 11% से लेकर के अभी 40% से 42% के बीच में अभी अटका हुआ दिखाई दे। और जिस एक प्रदेश से सर्वाधिक भ्रष्टाचार के समाचार इस जल जीवन मिशन में को लेकर के आते हैं, उसमें शीर्ष पे अवश्य राजस्थान पहुंचे। पेयजल पहुंचाने में पूर्ण रूप से विफल रहने वाली सरकार अपनी पीठ ठोक करके हमने पेयजल के दृष्टिकोण से राजस्थान में अभूतपूर्व काम किया है। ऐसा सेल्फ सर्टिफिकेशन माननीय मोदी जी ने तो नोटरी को हटा करके अपने लोगों पर विश्वास करते हुए खुद हस्ताक्षरित करके अपने डॉक्यूमेंट प्रमाणित कर सकते हैं, ऐसा विश्वास देश की जनता पर किया था। और ये झूठा सर्टिफिकेट अपने आप को दे करके जो सरकार परफॉर्मेंस की दृष्टि से नीचे से तीसरे पायदान पर, वो सरकार अपने आप को टॉप परफॉर्मर होने का दावा इस विजन डॉक्यूमेंट को रिलीज करते समय करती है। ये अपने आप में इस सच्चाई को बयान करने कि सरकार कितना बड़ा झूठ बोल रही है, मुखिया अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए कितनी झूठी प्रशंसा अपने आप की कर सकता है, ये इस बात का द्योतक है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा के बारे में इस पर को लेकर के बहुत विस्तार से टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि हमने स्कूलों में अंग्रेजी विद्यालय बना दिए और आने वाले समय में उन्होंने यहाँ भी कहा कि अंग्रेजी विद्यालय बनने के बाद में गांव में फर्राटे के साथ में अंग्रेजी बोलते हुए विद्यार्थी दिखाई देते। मैं आज दावे के साथ में इस प्रेस वार्ता में आप सबसे कहना चाहता हूँ और आप सबसे आग्रह करना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार के सरकारी विद्यालयों में जाकर के एक बार चेक करिए। विद्यालय में बिल्डिंग नहीं मिलेगी। आनंद फानंद ने स्कूल को में बिना किसी तैयारी के स्कूलों को अपग्रेडेशन किया, उसके चलते हुए आज जो स्कूल 12th तक क्रमोन्नत हो गई है और जो सब्जेक्ट्स उनमें दिए गए उनके सब्जेक्ट के टीचर्स अवेलेबल नहीं है, उन टीचर्स के अतिरिक्त अवेलेबल नहीं है। विद्यार्थी एक ही कक्षा में इस 21वीं शताब्दी में एक ही कक्ष में एक ही क्लासरूम में 4th क्लास और 5वीं क्लास के विद्यार्थी एक तरफ आधे विद्यार्थी एक ही कमरे में अलग अलग तरफ मुंह करके बैठ करके पढ़ते हुए दिखते हैं, क्योंकि टीचर पढ़ाने वाला पूरी स्कूल में एक ही है। टीचर्स के साथ साथ में अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की जो चर्चा उन्होंने की है, किसी भी विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ करके आया हुआ टीचर आपको नहीं मिलेगा। जो हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे थे, ऐसे अध्यापकों को उन्होंने अंग्रेजी पढ़ाने का लक्ष्य दिया है। जो टीचर खुद अंग्रेजी फर्राटे के साथ में बेचारे अपने बैकग्राउंड के चलते हुए नहीं बोल पाते थे, उनसे ये बात की अपेक्षा करते हुए स्कूल ठीक से प्रारंभ नहीं हुए, अध्यापक है नहीं, कक्ष है नहीं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने आप को सर्टिफिकेट जारी कर दिया कि राजस्थान के जनता है, बच्चे जो हैं गाँव में फर्राटे के साथ में अंग्रेजी बोलते हुए दिखाई देते हैं। इसके आगे उन्होंने कहा कि हमने स्कूलों में शिक्षा का कंप्यूटरीकरण कर दिया, न अध्यापक है, न बिल्डिंग है, न इंग्लिश मीडियम पढ़ाने वाले स्किल्ड टीचर्स हैं, और उसके अतिरिक्त 30% स्कूलों में आज जो है वो सुविधा भी नहीं। जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार ने एक मिशन लिया था कि हम देश के हर विद्यालय तक पीने का स्वच्छ पानी और शौचालय की व्यवस्था दोनों मिशन मोड में 100 दिन में जो है देश के हर एक विद्यालय में करें। हमने राज्यों से आग्रह किया था, राज्यों ने प्रगति की।
जिस तरह से मैं जब चर्चा कर रहा था कि पेयजल के समय राजस्थान ने 11% से शुरू करके अभी 42% तक पहुंचे और उत्तर प्रदेश 1% से शुरू करके और 60% के आंकड़े को छूने वाला है। उनके और हमारे स्केल में कहीं कोई तरह का कोई तुलना नहीं। ठीक उसी तरह से स्कूलों में पेयजल और स्कूलों में शौचालय की सुविधा देने का 100 दिन का जो मिशन था, उसको 1.5 साल बीत जाने के बाद में भी सबसे फिसड्डी राज्य अगर कोई है उनमें राजस्थान उसकी सूची में पहले नंबर पर आता है। जो सामान्य शौचालय की सुविधा अपने बच्चों को और पीने के पानी की सुविधा, स्वच्छ जल की सुविधा अपने बच्चों को नहीं दे पाती, वो सरकार अपने आप को झूठे सर्टिफिकेट दे करके और अपने आप को जो है अपने आप ही अपनी विफलताओं को ढकने के लिए सर्टिफिकेट देने का षड्यंत्र जो है वो करती हुई दिखाई देती है। पिछले अगर स्कूल शिक्षा से आगे बात करें, इन्होंने आनंद फानंद में 450 से ज़्यादा कॉलेज खोले। किसी कॉलेज में टीचर्स का ठीक से प्रबंधन नहीं किया गया। 10,000 पद आज राजस्थान में उच्च शिक्षा में खाली है। बच्चों के साथ में, युवाओं के साथ में इससे बड़ा धोखा नहीं हो सकता। आप सरकार के कॉलेज में एडमिशन करते हैं, एक प्राइवेट स्कूल अगर कोई खोलता है, एक सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल खोलता है, प्राइवेट कॉलेज खोलता है, उसको सर्टिफिकेशन देने के लिए, उसको मान्यता देने के लिए, उसके नाक से चने चबवाने के लिए और ये भ्रष्टाचार करने का काम सरकार करती है। उसके सर्टिफिकेशन देने के लिए छोटी छोटी चीज़ों को देख करके उसके सर्टिफिकेट्स को रोका जाता है। और सरकार के विद्यालय में एक प्राइवेट स्कूल या कॉलेज चलाने वाला अगर रैंप विकलांग बच्चे के लिए नहीं है तो उसका सर्टिफिकेशन उसको रोक देंगे। लेकिन सरकारी विद्यालय में बिना किसी सुविधा के, बिना किसी टीचर के सरकारी महाविद्यालय खुल जाएगा। 2-2 हज़ार बच्चे महाविद्यालय में एडमिशन कर दिए और उनको पढ़ाने के लिए 2 टीचर भी नहीं। उन सब्जेक्ट्स को पढ़ाने वाला कोई सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर नहीं है। उन बच्चों को रेगुलर एडमिशन दे करके उनके साथ में, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने और धोखा देने का काम, उनसे फीस कलेक्ट करके अपनी जेब में बिना किसी खर्चे के डालने का पाप ही अशोक गहलोत सरकार कर रही है। पिछले वर्षों से राजस्थान में मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए लैपटॉप और साइकिल देने की ऐसी परंपरा रही है। पिछले 4 साल से राजस्थान की सरकार जो एक तरफ महिलाओं को मोबाइल देने का स्वांग करती है, वो लैपटॉप देने में और टैब देने में विफल रही है। 3050 अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले गए, लेकिन उनमें उनकी खुद की बिल्डिंग नहीं है और 52% उन विद्यालयों में योग्य शिक्षक अवेलेबल नहीं है। ये निश्चित रूप से विफलता, और मैं तो जिम्मेदारी से कहूँगा कि आप 80% अंग्रेजी विद्यालयों में जा कर के टीचर्स का इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट कर लीजिए। सिंपल 4 सेंटेंस भी शायद अधिकांश टीचर, उसमें उनका दोष नहीं है, उन्होंने अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई नहीं की है, उनको जबरन अंग्रेजी पढ़ाने का जो है वो जिम्मेदारी अशोक गहलोत सरकार ने दी है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर मैं देखूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों को स्वास्थ्य का सुरक्षा चक्र प्रदान करने के लिए जो आयुष्मान भारत योजना प्रारंभ की थी, उस योजना के तहत राजस्थान में जो है 1 मई 2021 तक उस आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं किया गया और उसके चलते हुए 2018 से 2021 तक 3 साल तक राजस्थान के लोगों को, लाखों लाख लोगों को उसके कारण से नुकसान उठाना पड़ा। मैं तो आज प्रश्न ये करता हूँ कि उस 3 साल के समय में पैसा न होने के कारण से जो बेटा अपनी माँ का इलाज नहीं करा पाया और देखते देखते उसकी माँ ने दम तोड़ दिया, उसके पाप से किस तरह से अशोक गहलोत सरकार ऋण होगी। जिस बाप को घुटनों के बल घसीटते हुए देखते हुए भी उसका बेटा इलाज नहीं करा पाया, उसके घुटनों को प्रत्यारोपित नहीं करा पाया, उसके क्या वो 3 साल अशोक गहलोत सरकार ये चिरंजीवी योजना लागू करके लौटा सकेगी? ऐसे एक छोटे बच्चे को जिसको एक बीमारी के कारण से ऑपरेशन कराने की आवश्यकता थी, माँ बाप दोनों तड़पते रहे और उनके सामने देखते देखते वो बच्चा काल कबलित हो गया। क्या वो बच्चा ये सरकार 3 साल बाद में चिरंजीवी योजना की थोथी घोषणा करके वापस लौटा पाएगी? आयुष्मान भारत की योजना का नाम बदल करके चिरंजीवी करना और चिरंजीवी योजना को ट्वीक करके उसको 10 लाख तक करने का प्रचारित करना। आरटीआई में और विधानसभा के क्वेश्चन के प्रत्युत्तर में सरकार ने खुद कहा है कि कुल मिलाकर के उंगली पर गिने जा सकने वाले लोगों ने ही 5 लाख से ज़्यादा की सुविधा को अवेल किया। और अब सरकार ने ये जानते हुए भी कि पिछले 1 साल में केवल कुछ 100 लोगों ने 5 लाख से ज़्यादा का इलाज कराया है, 5 लाख से ज़्यादा का इलाज का खर्च सरकार के चिरंजीवी के माध्यम से अवेल किया है, अब उसको 25 लाख तक करने का ढोंग राजस्थान सरकार ने किया। इसके आगे बढ़ करके भी यदि मैं बात करूं तो अब तक एक भी केस 25 लाख रुपए तक का नहीं हुआ। इन्होंने अपनी पीठ ठोकने के लिए, अपनी पीठ थपथपाने के लिए
राजस्थान के जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए एक स्वास्थ्य अधिकार अधिनियम लेकर के आए थे। जिस तरह का प्रतिरोध उस स्वास्थ्य अधिकार अधिनियम को लेकर के हुआ, राजस्थान के डॉक्टर्स जिस तरह से मजबूर होकर सड़क पर उतरे, 1 लाख डॉक्टर्स ने, जयपुर साक्षी है, आप सब लोग साक्षी हैं, एक साथ जो है वो प्रदर्शन राजस्थान में किया। उनके साथ लाठीचार्ज करके दुर्व्यवहार किया गया। राजस्थान के उन ऐसे डॉक्टर्स जो हमको जीवन प्रदान करने का काम करते हैं, जिनको भगवान के तुल्य माना गया है, उनके साथ में दुर्व्यवहार सड़क पर राजस्थान के पुलिस के माध्यम से जिस सरकार ने कराया, और बाद में यू टर्न लेकर के बिना किसी आधार का खोखला एक जो है स्वास्थ्य अधिकार अधिनियम, केवल अपनी मूंछ को साबित रखने के लिए, जो है अपनी मूंछ को सिद्ध करने के लिए, कि हमने अपने ईगो को सिद्ध करने के लिए केवल वो अधिनियम प्राप्त जो है वो पारित किया गया। उसके नीचे से जितनी सुविधाएं मिल सकती थी वो सबको हटाने का काम इन्होंने किया है। आज राजस्थान के धरातल पर आप जाकर के देखिए, पीएचसी और सीएचसी के क्या हालात हैं। सीएचसीज में बिस्तर नहीं है, पीएचसीज में डॉक्टर नहीं है, किसी तरह की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, और वो सरकार जो है जो बड़े बड़े दावे करके, खोखले दावे करके और अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है। मैं आप सबसे आग्रहपूर्वक कहूँगा कि एक बार पीएचसी और सीएचसीज को जाकर देखिएगा। पीएचसीज और सीएचसीज में हालत यह है कि अधिकांश मशीनें खराब पड़ी। जो अगर ईसीजी की मशीन लगी होगी तो उसको करने वाला रेडियोलॉजिस्ट नहीं होगा, एक्सरे की मशीन लगी होगी तो रेडियोलॉजिस्ट नहीं होगा। बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी से जुड़ा हुआ जिला जैसलमेर, आप जाकर के पता करिए, वर्षों से गायनेकोलॉजिस्ट उपलब्ध नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट उपलब्ध नहीं है, सर्जन उपलब्ध नहीं है। फलोदी के हॉस्पिटल में मैंने जन सहयोग से सीटी स्कैन मशीन लगवा दी, लेकिन उसका ऑपरेटर भी ठीक तरह से राजस्थान सरकार उपलब्ध कराने में विफल रही है। इस तरह से अगर दवाओं के दृष्टिकोण से देखो, मुफ्त दवाएं देने वाली ये सरकार, अधिकांश दवाएं जो है वो मार्केट में गवर्नमेंट के स्टोर्स पर उपलब्ध नहीं। ये सरकार पूर्णतया चिकित्सा के क्षेत्र में विफल रही। वो अब अपने आप का सेल्फ सर्टिफिकेशन इस विजन डॉक्यूमेंट के माध्यम से करना चाहती। इसी तरह से एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से देखें, राजस्थान की सरकार कृषि के क्षेत्र में पूर्णतः विफल रही। बाजरा, जो राजस्थान जिसका सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला प्रदेश है, उस राजस्थान में बाजरा उत्पादन करने वाले किसानों के साथ में धोखा करने का काम इस सरकार ने किया। राजस्थान के पड़ोस में गुजरात में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में सभी जगह बाजरे की खरीद एमएसपी पर हुई, और एमएसपी पे खरीद होने के कारण से वहाँ के किसान को 2250 रुपये से ज़्यादा प्रति क्विंटल का मूल्य मिला। लाभकारी मूल्य माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से मिला। जबकि राजस्थान सबसे ज़्यादा बड़ा उत्पादक होने के बावजूद भी राजस्थान का किसान 1000 रुपये से 1200 रुपये प्रति क्विंटल में अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर हुआ, और उस मजबूरी के चलते हुए राजस्थान के किसान हजारों करोड़ नुकसान उठाना पड़ा। और हजारों करोड़ का नुकसान पहुंचाने वाली ये सरकार अपने आप को कृषि के क्षेत्र में सफलता के साथ में काम करने का सर्टिफिकेट दे रही। आज जिस तरह के हालात राजस्थान धरातल पर पिछले 1 महीने में परिवर्तन यात्रा, और उसके अतिरिक्त भी मुझे राजस्थान के हर एक जिले में जाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला है। बिजली न होने के कारण से, राजस्थान में बिजली समय पर न मिलने के कारण से किसान की फसल जो वो बच्चे के समान पालता है, वो फसल देखते देखते जल गई है, और वो खून के आंसू रोने के लिए मजबूर है। समय पर बरसात न होने के चलते हुए और असमय बरसात हो जाने के चलते हुए दोनों तरह से राजस्थान में किसान की फसल बर्बाद हुई। लेकिन पहले रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के हड़ताल पर होने के चलते हुए और बाद में सरकार से उचित निर्देश न मिलने के चलते हुए आज भी राजस्थान में गिरदावरी, और गिरदावरी के बाद में क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाया, और उसके चलते हुए राजस्थान में आज किसान के सामने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा है कि उसको फसल का मुआवजा, फसल बीमा जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से मिले है, वो मुआवजा मिल पाएगा या नहीं। राज तो रूसा है और राम भी रूसा हुआ, राम तो रूसा ही है, राज भी रूसा हुआ राजस्थान के किसानों को दिखाई दे रहा है। भाजपा के सरकार के समय में 10,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रति किसान एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन पर सब्सिडी दी जाती थी, 852 रुपये। सरकार ने उसको बंद किया, 4.5 साल तक उसको बंद रखा, और उसके बाद में एक शगुफा छोड़ा कि हम किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री देंगे। मार्च में घोषणा की, और उसके बाद में जब उसके रूल्स डिक्लेयर किए तब कहा कि केवल 15 हॉर्स पावर तक ही देंगे। पूरे पश्चिमी राजस्थान में जहाँ 400 फुट से नीचे से किसान पानी निकालता है, वहाँ किसान बिजली में 15 हॉर्स पावर से ज़्यादा की मोटर यूज़ करता है, वो सब कर दिया गया। और उसके बाद में जिनको कहा था, जिनके मन में आशा जगाई थी, उनको बिजली फ्री देने की बात की थी,
मार्च में नहीं दी, अप्रैल में नहीं दी। अप्रैल में घोषणा की कि जो राहत शिविर में आएगा, रजिस्ट्रेशन कराएगा, उसको देंगे। मई जून जुलाई में राहत शिविर चलाए, जुलाई में बरसात होने के बाद में देने की बात की, और जब फ्री बिजली देने का समय आया तब बिजली गायब हो गई। और किसान के साथ में एक बार फिर धोखा हुआ, किसान एक बार फिर ठगा गया। एक तरफ हर एक किसान के जेब से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जिसके पास था, ऐसे किसान के जेब से 10,000 रुपया प्रति माह वर्ष के हिसाब से 40,000 रुपये निकालने का काम इस सरकार ने किया, और दूसरी तरफ उसको फ्री बिजली के नाम पर एक धोखा और परोसने का काम इस राजस्थान की सरकार ने किया। 19,000 किसानों की ज़मीन राजस्थान में नीलाम हुई, और उस नीलामी के बाद में पौने 4.5 साल बीत जाने के बाद में सरकार अपने कार्यकाल के अंतिम पड़ाव पर अंतिम विधानसभा सत्र में एक कानून लेकर के आती है, और जिस कानून में ये कहती है कि अब किसान की ज़मीन नीलाम नहीं हो पाएगी। वो किसान का 4.5 साल तक जिन किसानों की ज़मीन नीलाम हुई, आज उनके परिजन और वो किसान ये प्रश्न पूछते हैं कि जो काम आप 4.5 साल तक कर सकते थे वो आपने क्यों नहीं किया। जब आपने 10 दिन तक कर्ज माफ़ी का वादा किया था, और आप ये जानते थे कि आप कर्ज माफ़ी नहीं कर पाएंगे, आप ये जानते थे कि आपने और आपके आला कमान ने मिलकर के झूठ बोलने का पाप किया है, किसानों के साथ धोखा किया है, कम से कम अपनी उस नाकामी और विफलता और अपने उस झूठ पर पर्दा डालने के लिए कम से कम आप ये कानून तो 4.5 साल पहले ला सकते थे। उन 19,000 किसानों के अतिरिक्त जिन 2,000 किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा, आज उसके परिजन खून के आंसू बहाते हुए ये प्रश्न करते हैं कि ये 4.5 साल तक सरकार किसका इंतजार कर रही थी। राजस्थान की सरकार, क्योंकि इस विजन डॉक्यूमेंट में उन्होंने रोजगार के दृष्टिकोण से राजस्थान में बहुत काम हुआ है इसकी बात की है। हम सब जानते हैं कि राजस्थान में 19 बार पेपर लीक हुआ। पहले पेपर लीक से लेकर के 17वें पेपर लीक तक सरकार और सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार ये दावा करते थे कि न इसमें अधिकारी सम्मिलित है, न इसमें कोई राजनेता सम्मिलित है। लेकिन 18वें पेपर के बाद जब मैं आप सब पत्रकार मित्रों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जब जनता पार्टी के युवा मोर्चा ने एक प्रचंड आंदोलन खड़ा किया, तब आप लोगों ने जिस निष्पक्षता के साथ में उस आंदोलन को साथ दिया, राजस्थान के युवाओं के साथ में, उनके भविष्य के साथ जिस तरह से आप लोगों ने खड़े रहना स्वीकार किया, आपके कारण से जो दबाव बढ़ा उसके कारण से राजस्थान सरकार को ठीक से जांच करानी पड़ी। और जांच 2 ही कदम चली है। पहले कदम में सम्माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे कि अधिकारी सम्मिलित नहीं है, आरपीएससी के माननीय सदस्य ने रिकॉर्ड बनाया और राजस्थान की आरपीएससी की प्रतिष्ठा के ऊपर कालिक पोतने का काम किया। और दूसरा कहते थे कि नेता सम्मिलित नहीं है। राजस्थान सरकार में माननीय मंत्री का दर्जा प्राप्त रहे हुए माननीय एक जो है वो पैसे देते हुए पकड़े गए, और फिर उसमें जांच में जो है लीपापोती करके उनको बचाने का षड्यंत्र भी आप सबके सामने। तीसरे कदम जांच चली नहीं या चलने दी नहीं गई, अन्यथा अनेक सफ़ेद कुर्ते वाले सफ़ेद पोश राजनेता जो इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनके गिरेबान तक उस जांच की आँच जो है वो पहुँचने वाली। सरकार ने कहा कि हम शिक्षित बेरोजगारों को भत्ता देंगे। अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था ये रोजगार की गारंटी देने वाली सरकार और ये रोजगार की चर्चा करने वाली सरकार निश्चित रूप से राजस्थान के युवाओं को इस प्रश्न का जवाब देने की अधिकारी हो। इसी के साथ साथ में राजस्थान सरकार ने अपने बजट सत्र में कहा था 2023 की कि हमने 1,42,000 नौकरियां दी। मैं दावे के साथ में कहता हूं कि अगर हिम्मत है तो सरकार एक बार सारे उन आंकड़ों को स्पष्ट करे कि किस डिपार्टमेंट में, किस विभाग में, किस पद पर कितनी नौकरियां दी। आप पूछ करके देखिएगा, इसका जवाब राजस्थान सरकार नहीं दे पाएगी। इसी के साथ साथ में राजस्थान सरकार ने कि माननीय मुखिया जी ने अपने घोषणा पत्र में 2018 में कहा था कि हम संविदा कर्मियों को नियमित करेंगे। आज 8.5 लाख संविदा कर्मी प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये धोखा हमारे साथ में क्यों किया था, और सरकार एक बार फिर अपनी नाकामी की कालिक पर पर्दा डाल करके अपने आप को उज्जवल दिखाने की कोशिश कर रही। मैंने पेयजल की आपके सामने चर्चा की, जिस तरह के हालात राजस्थान में हैं वो हालात आप सबके सामने हैं। जिस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है उसमें ये भी आप सब लोगों के सामने है। ठीक इसी तरह से औद्योगिक गति विकास को गति देने में राजस्थान सरकार पूर्णतः विफल है। सरकार राजस्थान में तमाम तरह की संभावनाएं, राजस्थान में तमाम तरह की अपॉर्चुनिटीज़ है। आज राजस्थान में बिजली है, राजस्थान में पानी है, राजस्थान में ज़मीन है, राजस्थान में मिनरल्स हैं, राजस्थान में कोयले से लेकर के और लोहे तक, और लोहे से लेकर के तांबे तक, तांबे से लेकर के सोने तक सब तरह के जो है मेटल्स अवेलेबल हैं। राजस्थान में चूना पत्थर से लेकर के सब तरह के मिनरल्स अवेलेबल हैं। राजस्थान में
खनिज तेल से लेकर के और सारी तरह की भू संपदा अवेलेबल है, लेकिन फिर भी राजस्थान की इंडस्ट्रियल ग्रोथ इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि वर्तमान की सरकार भ्रष्टाचार के में चरम पर है और राजस्थान सरकार के इस लूट के चलते हुए कोई भी उद्यमी राजस्थान में आकर के निवेश करने के तैयार नहीं। वो राजस्थान में निवेश के नाम पर जितने तरह के शगुफे किए गए, जितने बड़े बड़े आयोजन किए गए, उन आयोजनों में जितनी बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई, आज राजस्थान की जनता ये पूछना चाहती है कि उनमें से कितनी धरातल पर उतरी थी। ठीक इसी तरह से खनिज नीति बनाने में सरकार विफल रही। 15 साल तक खनिज नीति नहीं बनी। पिछले 5 साल तक खनिज के नाम पर कितना घोटाला हुआ, जो है खनिज संपदा के नाम पर पिछले सरकार में पिछले कालखंड में अशोक गहलोत साहब अपने रिश्तेदारों को जो है वो खाने देने के लिए जो बदनामी हुई, और उसके बाद में इस कालखंड में जिस तरह के हालात बने, जिस तरह की लूट माइनिंग में हुई, जिस तरह से अवैध खनन इस राजस्थान में हुआ है, जिस तरह से जो है माइनिंग के क्षेत्र में जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है, उस सब के बाद में अब सरकार जो है 15वें साल के आखिरी 3 महीने में नई खनिज नीति बना करके राजस्थान को खनिज के दृष्टिकोण से हम अव्वल नंबर पर बनाएंगे, इस बात की घोषणा करती हुई दिखाई देती। इसी तरह से राजस्थान में की सरकार के कल उस विजन डॉक्यूमेंट को घोषित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने नए जिले बनाए, और अभी अभी मुझे सूचना मिली है, मुझे पता नहीं है कि वो अधिकृत है या नहीं है, लेकिन 3 और नए जिले बना रहे बिना किसी तैयारी के, बिना किसी जो है वो धरातल के, बिना किसी पूर्व नियोजना के, केवल राजनीतिक दृष्टि से इस तरह के जो है जिले बना करके राजस्थान को टुकड़ों में बांट करके एक नया संकट राजस्थान में पैदा करने का काम इस अशोक गहलोत सरकार ने किया। मित्रों, मेरे को तो अभी जब ये 3 जिलों की बात हुई तब मुझे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में गांव के एक किसान ने फ़ोन करके कहा कि भाई साहब अपन चूक गए। मैंने कहा क्या हुआ? तो उसने कहा कि अपन भी अपने गांव को जिला बनाने के लिए थोड़ा आंदोलन करते तो शायद अपना गांव भी एक जिला बन जाए। इस तरह से राजस्थान में केवल राजनीतिक लाभ के इंटेंट से, उद्देश्य को लेकर के राजस्थान को जिलों में बांटने का काम, अलग अलग जिले बनाने का आप जो है अशोक गहलोत सरकार ने बेशक जिले बनाई, पूरी तैयारी के साथ में बनाई, भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए बनाई, आवश्यकताओं को देखते हुए बनाई। अब भीनमाल की जगह आप सांचौर को जिला बनाते हैं और दूदू को एक तहसील का जिला बनाते हैं, जो जितना प्रभुत्वशाली है। ये तो अच्छा हुआ कि दूदू में एक ही विधान से एक ही विधायक थे, नहीं तो 2 शायद नेता होते तो दूदू में भी 2 जिले बन सकते। इसी तरह से राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने, अशोक गहलोत साहब ने कल वादा किया कि दावा किया कि हम वादा निभाने वाले लोग। अब मैं आप सब लोगों पे ये प्रश्न छोड़ना चाहता हूँ, आप सब पत्रकार मित्रों के सामने ये प्रश्न छोड़ना चाहता हूँ कि 2018 के गण घोषणा पत्र में जितने वादे किए गए और उसके बाद में उन वादों को धरातल पर उतारने की जो प्रक्रिया चली, 5 साल बाद में आज उनमें से कितनी बड़ी योजनाएं धरातल पर उतरी। पिछले 5 साल तक ERCP के नाम पर राजनीति की गई, एक कदम भी उसमें आगे नहीं बढ़ पाए, टेंडर अभी तक नहीं हो पाए। अगर टेंडर पिछले 2-4 दिन में किया भी होगा तो उसका भविष्य आप सब आपके सामने। इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, जोधपुर उनका गृह जिला है, मेरा भी गृह जिला, हम दोनों एक ही विधानसभा में रहते हैं। 2018 के चुनाव के समय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े बड़े भाषण उस समय दिए थे कि राजस्थान की वर्तमान सरकार ने, जो उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जोधपुर के साथ में अन्याय किया है और जोधपुर में 3rd फेज ऑफ लिफ्ट कैनाल नहीं बना पाया। 2018 में सरकार आते ही 2019 के पहले बजट में हम राजस्थान सरकार के संसाधनों से बनाएंगे। पहले कहा कि हम विदेश से सहायता लेकर के बनाएंगे, फिर 2020 के बजट में कहा कि नहीं, हम राजस्थान सरकार के संसाधनों से बनाएंगे। 5 साल बीत गए, जोधपुर में सफिशिएंट पानी न होने के कारण से उनके और मेरे दोनों के मतदाता परेशान हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अंतिम प्रश्न यहाँ ये खड़ा करना चाहता हूँ कि आप विजन डॉक्यूमेंट की बात तो करते हैं, लेकिन अपनी घोषणा को रियलाइज़ करना, यानी कि आपके हालात ये हैं कि आप अपने शहर को पानी पिलाने की उस 3रे फेज़ को लागू करने की योजना जो है उसको 5 साल बीत जाने के बाद में भी धरातल पर नहीं उतार पाए। अंतिम साल में उस पर टेंडर किया, टेंडर में कुछ 100 रुपये का आपने उसमें 100 करोड़ का एलोकेशन किया और फौरी तौर पर ये जानते हुए कि राजस्थान में अब हमारी सरकार नहीं बनेगी, आने वाली सरकार अपने आप इसे पूरा करेगी, इस तरह की योजना का एक शिलान्यास करके आपने छोड़ दिया। राजस्थान के साथ में ये धोखा करने वाली सरकार
राजस्थान के भविष्य को अंधकार में डालने वाली ये सरकार, राजस्थान को आर्थिक दृष्टि से खोखला करने वाली ये सरकार, राजस्थान के को कर्ज में डुबोने वाली ये सरकार, राजस्थान को भ्रष्टाचार में पहले नंबर पर पहुंचाने वाली ये सरकार, राजस्थान को बेरोजगारी में 1 नंबर पर पहुंचाने वाली सरकार, राजस्थान को महंगाई के दृष्टिकोण से 1 नंबर पर पहुंचाने वाली सरकार, राजस्थान को लॉ एंड ऑर्डर फेल्योर की दृष्टिकोण से 1 नंबर पर पहुंचाने वाली सरकार, राजस्थान को बलात्कार के दृष्टिकोण से 1 नंबर पर पहुंचाने वाली सरकार, राजस्थान को माफियाओं के या भरोसे छोड़ देने वाली ये सरकार, जिस सरकार को 5 साल तक भुगत करके राजस्थान के 7 करोड़ लोग परेशान हैं, और जो सरकार मात्र अपना संवैधानिक आयुष पूरा कर रही, केवल सरकार जो संविधान की व्यवस्था के अनुरूप जो मैंडेट दिया गया वो मैंडेट पूरा कर रही है, वो सरकार अब अपने अंतिम दौर में अपने उसी विफल मुखिया के माध्यम से एक 2030 का डॉक्यूमेंट लेकर के आई है। जिस सरकार जो मुख्यमंत्री 15 साल तक फेल रहा, 3 बार फेल हो गया, अब चौथी बार वो अपने आप को गोल्ड मेडलिस्ट बनाने का दावा करता है। क्या हम उस पर विश्वास करेंगे? ये प्रश्न मैं आप सबके सामने छोड़ते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। केरला कांग्रेस ने ट्वीट कर इसमें लिखा है, डियर प्रधानमंत्री जी, if you are so eager to update textbooks, replace the तुगलक era with your own। मैं केरल को छोड़ करके अगर बात करूँ, मोदी जी को तुगलक हम में से कितने लोगों ने रामायण को गंभीरता के साथ में पढ़ा है? तुलसीदास जी की रामायण को पढ़िएगा, वाल्मीकि की रामायण को भी पढ़िएगा, और रामायण की जितनी विवेचनाएं लिखी गई उन सबको एक बार पढ़ करके देखिएगा। वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण में लिखा है कि रावण 10 कंधर था, 10 कंध थे उसके, और वो 10 जो है उन्होंने प्रतीक उसके सिर मानते हुए उसके मंत्रिमंडल के 9 सदस्यों को, उसके 10 सिर 9 सदस्य मंत्रिमंडल के, और 10वां जो है वो रावण खुद, ऐसा 10 उसके शीश हैं, ऐसी कल्पना की। और वो 9 सदस्य उसी के परिवार के सदस्य हैं, कुंभकर्ण, विभीषण, महापर्व और उसके पुत्र मेघनाथ, ऐसे 10 सिरों की कल्पना की। तुलसीदास जी ने भी अपनी रामायण की में उल्लेख करते हुए कहा कि रावण के जो 10 सिर हैं, उन्होंने वो 10 सिरों की संज्ञा दी थी। वो थे काम, क्रोध, लोभ, मद, द्वेष, घृणा, पक्षपात, अहंकार और अपघात। ये 10 सिर की कल्पना की थी। मैंने पहले भी कहा था कि जो वर्तमान की कांग्रेस है, इस कांग्रेस के 10 सिर हैं। एक भ्रष्टाचार, दूसरा तुष्टीकरण, तीसरा महिलाओं के साथ में अत्याचार, चौथा दुष्कर्म, 5वां बेरोजगारी, 6ठा साइबर अपराध, 7वां पेपर लीक, 8वां माफिया राज, 9वां जमीन घोटाला, और 10वां राजस्थान के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए विजन विहीन जो सरकार। अब इन 10 सरकार सिरों को अगर सरकार नहीं पहचान रही तो जनता जो है आने वाले चुनाव में इन 10 सिरों को काट करके जवाब देने वाली। मंत्री जी, आपने अभी सरकार की सारी विफलताओं को गिनाया, परंतु प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि बीजेपी की मीटिंग होती है, राजस्थान की सीईसी उसमें डिस्कशन होता है, आज 6 तारीख को होने को है। क्या कहीं कोई विवाद है या ऐसी स्थिति? क्योंकि छत्तीसगढ़ और एमपी में आप डिक्लेयर कर चुके हो। मुझे लगता है कहीं कोई विवाद नहीं। देखिए, पॉलिटिक्स में टाइमिंग इज वन थिंग। लेट द एक्यूरेट एंड अप्रोप्रिएट टाइम कम, इट विल बी अनाउंस, बी पेशेंट। मुझे तो एक भी मुद्दा नहीं। ये झूठ बोलने में सफल हुई है, ये अपनी झूठी प्रशंसा करने में सफल हुई है, ये लोगों के मन में क्या आंखों के सामने झूठ का पर्दा डालने में सफल हुई है, ये भ्रष्टाचार से अकूत संपदा पैदा करने में और इकट्ठा करने में सफल हुई है, ये जो है राजस्थान को टुकड़ों में बांट करके मजहबी तनाव पैदा करने में सफल हुई है, ये राजस्थान के लोगों के मन में आपसी वैमनस्य पैदा करने में सफल हुई है। ये सरकार राजस्थान को नुकसान पहुंचाने के हर एक पैमाने पर सफल हुई है। जिस जो आपने किसान की फोटो लगाई थी, वो किसान मुकर गया है कि मेरी कोई जमीन नीलाम नहीं हुई है। राजस्थान में 19,000 किसानों की जमीन नीलाम हुई है। ये आंकड़े आप एक बार वेरीफाई करके देखिए। राजस्थान में 2000 किसानों ने सुसाइड किया है, वीडियो करके घोषित करके सुसाइड किया है। उन वीडियोस को आप नकार नहीं सकते। किसी किसान पर दबाव बना करके यदि आप उससे किसी तरह का स्टेटमेंट चेंज कराते हैं, मुझे लगता है उससे सत्य को नहीं नकारा जा सकता। थोड़ी देर पहले आपने पीएफआई को लेकर एक ट्वीट किया था, वो आपने डिलीट कर दिया है। ये पूरा क्या मामला और आपने क्यों डिलीट किया, जबकि वो पॉपुलेशन? देखिए, जो सूची जारी की गई थी उसमें सारे एनजीओ जिनसे शिक्षा विभाग राय मांगेगा उनके टेलीफोन नंबर और डिटेल्स लिखी गई थी।
और राजस्थान की इस वर्तमान सरकार को जिस प्रतिबद्ध संगठन से सबसे ज़्यादा मोहब्बत है, जिस राजस्थान सरकार ने राजस्थान के बहुसंख्यक समाज के सारे पर्व त्योहारों पर 144 लगाया, के सारे धार्मिक जुलूसों पर रोक लगाई, उनको अनुमति प्रदान नहीं की, वो जिस संगठन का नाम उसमें लिखा गया था उस पीएफआई का गाजे बाजों के साथ पुलिस सुरक्षा से सरकार के सहयोग से जुलूस निकलवाया गया था और उस सूची में पीएफआई के आगे उन्होंने कुछ नहीं लिखा था। तो जब मोहब्बत की बात आएगी, जब तो सबसे पहले निगाह तो उसी पर जाएगी। देखिए, पुलिस को की ताकत को लेकर के इस तरह से राजनीतिक विचार को दमन करने का षड्यंत्र पहला नहीं। और अगर मुझे यह प्रश्न पूछा जाए तो 4.5 साल तक मैंने तो पता नहीं कितने ऐसे मुकदमे झेले, कितने झूठे मुकदमे, और उन झूठे मुकदमों में अपने आप को सच साबित करने और उसके बाद में राजस्थान की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा उस झूठे मुकदमों को सस्टेन करने के लिए करोड़ों रुपया कोर्ट में खर्च करने की जो कवायद है उसको मैंने बहुत शिद्दत के साथ में झेला भी है, महसूस भी किया है। और उसी के चलते हुए आज भी न्यायालय में अभियुक्त के रूप में उस कटघरे में माननीय मुख्यमंत्री जी खड़े थे। मध्य प्रदेश सरकार तीनों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है कि जो चुनाव से पहले आप पूरी यानी जो रेवड़ियाँ बांधते हैं उनको लेके जवाब मांगना है 4 हफ्तों के अंदर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में लंबित किसी विषय पर और सुप्रीम कोर्ट के किसी नोटिस पर यह मर्यादा नहीं है मेरी कि मैं उस पर किसी तरह की टिप्पणी करूँ। न्यूज़ क्लिक, हाँ। और ईडी की भी जो कार्रवाई बैक टू बैक चले जा रही है सर। यार, ईडी की कार्रवाई, मुझे एक बात बताइए कि माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे किसी ने भ्रष्टाचार नहीं किया, ये सरकार पाक साफ है। योजना भवन में से जो है कितने 100 ग्राम सोना और कितने करोड़ रुपए निकले। उसके बाद में ईडी ने तो अभी कुछ कदम ही जांच की है और केवल एक ही विषय पर जांच की है। 12, 15, 13, 14 किलो कितना मैंने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा, उतना सोना मिल गया। अब जो सरकार जिसके घोटाले स्वतः स्पष्ट हो गए और वो लाल डायरी जिसकी बात करते ही सरकार सहम जाती है, डर जाती है, उसके तो केवल 2 ही पन्ने बाहर आए हैं, 2-4 और आ दीजिए। और उसके बाद में कितनी सारी डायरियाँ अभी खुलने वाली है, उनकी भी इंतजार करिए। देखिए, थोड़े दिन बाद में शायद मुझे लगता है कि अभी बड़े बड़े धमाके राजस्थान में होने वाले। देखिए, विधानसभा का वो परिदृश्य मुख्यमंत्री जी को अवश्य याद दिलाना चाहिए जब डायरी का मॉडल लेकर के उन्हीं की सरकार के एक दिन पहले तक मंत्री, उनकी कैबिनेट का हिस्सा रहे हुए सज्जन जब लाल डायरी लेकर के आए थे, तब उस डायरी को छीनने के लिए कितनी आपाधापी थी। सरकार के मंत्री और सरकारी पार्टी के विधायक उस पूर्व मंत्री जो एक दिन पहले तक आदरणीय कैबिनेट का साथी था, उसको नीचे गिरा करके फुटबॉल की तरह लाते मार करके वो लाल डायरी खींचने की कोशिश कर रहे थे। क्या वो बीजेपी का फैलाया हुआ षड्यंत्र था? इतनी घबराहट क्यों थी, इतनी खिसियाहट क्यों थी? और उस डायरी के 2 पन्ने बाहर आने के बाद में किस तरह से दूध बेच करके हाथ पांव जोड़ करके समझौते किए गए, थोड़ा कोशिश कीजिए, अनुसंधान कीजिए, आपको सब कुछ सत्य सामने आ जाएगा। आप राजस्थान के कौन से जिले में गए, कौन से स्कूल में गए जहां ये आपको देखने को मिला? और अगर नहीं गए तो क्या तथ्य विहीन आरोप है सरकार? मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितनी स्कूलें हैं उनमें से कम 20 स्कूलों को मैंने फिजिकली देखा और उन शिक्षकों को भी देखा। मित्र, मैं धरातल के व्यापार से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और धरातल पर राजस्थान के लोग जितने काम करते हैं, जितने नेता हैं, उन सबसे ज़्यादा धरातल से जुड़ा हुआ हूँ। आप एक बार जाकर के मैंने जो कहा है उसको वेरीफाई करिए अरुण जी। थोड़ा सा प्रयत्न और मेहनत करिए, आपको हकीकत सामने मिल जाएगी। और जब हकीकत मिल जाए तो साहस के साथ में उसको चलाने की हिम्मत भी करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी चाय अखबार के लिए आमंत्रित हैं।
है।